विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी में अगर हम बात करें चुनावी प्रतिक्रियाओं की लेकर, तो तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तमाम बड़ी पार्टियों के नेता जो है अपनी अपनी दावेदारियां भी दे रहे हैं कि हम परचम लहराएंगे, हम जीतेंगे। किसकी जीत होगी ये तो आगे वाले वक्त में ही पता चलेगा। परंतु अभी हमारे साथ मौजूद है आइए हाशमी जी, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। वहीं किसी अन्य पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर ये अपना पद संभाल रहे हैं। वहीं अधिवक्ता के तौर पर लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं। ऐसे में जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है। चुनावी मैदान में जो कूदे हैं, क्या इनको सफलता मिलेगी, क्या मूलभूत मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर इनकी प्रतिक्रिया, किन मुद्दों पर इनके प्रकाश डालेगा और पार्टी किस हद तक सफलता प्राप्त करेगी, आइए जानते हैं। हाशमी जी, क्या लगता है चुनावी मैदान में बिल्कुल बच चुका है, आप भी कूदे हुए हैं, तमाम अन्य पार्टियाँ दावेदारी दे रही हैं, क्या लगता है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का माहौल देश में बना और जिस तरीके से जनता को उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ चाटुकारिता की वजह से आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि जो सरकार इस वक्त जो चल रही है बैसाखियों की सरकार है। बैसाखियों की सरकार है, लेकिन सत्ता में तो फिर भी काबिज है ना। सत्ता में काबिज होने का मतलब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ही के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह भदौरिया जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि नेहरू जी की बराबरी कर ली, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और बहुत अच्छी बात बताई कि नेहरू जी निसंकोच लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और जनता ने उनको चुना था और तीसरी बार भी अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई थी। अच्छा। इस बार मोदी जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मोदी जी को तो चाहिए था नैतिकता के आधार पे इन्हें इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि इनका जो दावा था वो 400 पार का था। 300 पार इन्होंने खुद बोले थे, 300 पार तो इनके हुए नहीं। जब बैसाखियों के सारे जब सरकार बनी तो नैतिकता की जिम्मेदारी है कि जनता ने इनको नकारा है। अच्छा। जब जनता ने इनको नकार दिया, फिर उसके बावजूद भी ये सत्ता पे काबिज होकर बैठे हुए हैं, तो ये जनता का मत तो इनके लिए नहीं गया ना। जनता का मत तो इनके खिलाफ था। अच्छा। इनकी नैतिकता की जिम्मेदारी ये थी कि ये कहते कि ठीक है, जनता ने हमें चुना नहीं है। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, 1991 के चुनाव में राजीव गांधी एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस आई थी, 191 सीटें लेकर आई थी। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जनता ने हमें नकारा है, हम विपक्ष में बैठेंगे। नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए विपक्ष में बैठे थे और सत्ता में वो नहीं बैठे थे। तो आज 2024 में जब ये रिजल्ट आया तो यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था। लोगों का विश्वास जीतना चाहिए था। लोगों को से कहते कि नहीं, जनता ने हमें नहीं चुना है, हम विपक्ष में बैठेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह भदौरिया और हमारे राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, ये सब यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव का बिगुल बजा है, पार्टी अपने दम पर और अपने सहयोगियों के दम पर और समान विचारधाराओं वाले दलों के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों से इनकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। हरियाणा में तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री क्या नाम है, AP सिंह साहब, और जो सचिव साहब हैं, उन्होंने अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी लिया कि हरियाणा में हमारी पार्टी बड़े दम के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। अच्छा, लेकिन तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या इंडिया NDA की बात करें, तमाम बड़े नेता जो है दावे कर रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी, हम परचम लहराएंगे। वहीं दूसरी ओर आप भी दावे कर रहे हैं कि हमारे लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिणाम अच्छे आएंगे। तो क्या लगता है किसका दावा किस हद तक सही रहेगा? देखिए, आस एक होती है, एक उम्मीद होती है। लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था कि हम 10 सीटों को जीत का परचम लहराएंगे और दोहराएंगे। रिजल्ट आपके सामने है 2024 का। 2024 में आधे पे सिमटी। मैं अभी भी कहूँगा कि यानी जनता ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था, अगर विपक्ष उस तरीके से चुनाव लड़ जाती तो ये 200 पार नहीं करते और ये सत्ता से दूर होते। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा और हमारी पार्टी समान विचारधाराओं वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और जम्मू कश्मीर की जनता के जो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर को आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूं देश की जनता को जी। जो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त दावा करती है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिष्ट अंग है, इनके कहने से नहीं, अभिष्ट अंग है और आखिरी सांस तक रहेगा। इसके लिए पल पल की लड़ाई लड़ी जाएगी, उनको किसी कीमत पे वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या 2024 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में अपना कोई इनको कैंडिडेट नहीं मिला।
जम्मू कश्मीर में? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, जब तुम जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल करने की बात कर रहे हो, कश्मीर में तुम कैंडिडेट नहीं उतारते हो। तो अपने सहयोगी दलों को तो लड़ा ही रही है ना वो लोग। तुम तो कह रहे हो ना कि हम पूरे यानी 400 पार का दावा कर रहे थे, कश्मीर में कैंडिडेट नहीं मिला इनको। अच्छा, कश्मीर में कैंडिडेट नहीं मिलता है। बात करते हैं आतंकवाद की, जब यानी पीडीपी के साथ होते हैं चुनाव तो आतंकवाद ख़त्म हो जाता है। महबूबा मुफ्ती के साथ ये चुनाव लड़ते हैं, उन दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं जो हमारी देश की ताकत को, हमारी देश की अखंडता को तोड़ना चाहती है। लेकिन इसी माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। सारी रणनीति तैयार हो चुकी है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह भदौरिया हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की जनता की समस्याओं को उठाएंगे। समस्याएं असल में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के दिलों में तिरंगे का प्यार भर के तो देखो, वो उनके दिलों में तिरंगा भरा हुआ है। नफरतें तो पहले से भर दी हैं। जब हम किसी को प्यार से संभालेंगे तो कोई भी हो, कितना भी उपद्रवी हो, वो संभल के आएगा। जम्मू कश्मीर हमारा अंग है और रहेगा, तो वहाँ जाके भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपना राष्ट्रीय प्रेम तिरंगे के साथ दिखाएगी और वहाँ की जनता को अपने साथ लोभाएगी। क्या लगता है जिस तरीके से चुनावी बिगुल बढ़ चुका है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर रही हैं, इसे में आपको क्या लगता है कि आप कहाँ किस हद तक इस काम में सफल हो पाएंगे? जी जी, धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। पहले तो मेरा अपना परिचय देता हूं। मैं शिवनंदन सिंह वत्स उर्फ गुड्डू भैया, राष्ट्रीय सचिव भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, जो विगत 19 सालों से पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती चली आ रही है और बार बार लोकसभा विधानसभा चुनाव मैक्सिमम कोशिश करती है लड़ने के लिए। अभी भी हमने 6ठे नंबर पे पार्टी ने अपने कैंडिडेट लोकसभा में खड़े किए थे। और फिर अभी तत्काल में आपने देखा होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव की डेटों का निर्धारण हो चुका है। पार्टी अपने ज़ोरों शोरों से अपने पूरे कैंडिडेट उतार रही है। जम्मू कश्मीर में हम पूरी की पूरी सीटों पर पीपुल्स पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। और हरियाणा में भी जो हमारी अच्छी विचारधारा के जो के लोग हैं, दल हैं, उनके साथ अपना सभी सीटों पे मिलकर चुनाव लड़ेगी। हाँ, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ने की दावे दे रही है, वहीं दूसरी तमाम बड़ी पार्टियां भी आपके सामने खड़ी हैं, तो क्या लगता है किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किन चुनौतियों को आप पार पा पाएंगे उनसे? नहीं, पार्टी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है, विचारधारा छोटी और बड़ी होती है। अच्छा। आज जो है पूरे देश का मतदाता बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि हमको लुभावने सपने दिखाए जाते हैं। अच्छा। 5 साल केवल नेता जो है एक दिन जब चुनाव होता है तो उनके यहाँ हाथ जोड़ते हैं। इसके बाद जब वो जीतने के बाद जब जीत जाते हैं, इसके बाद 5 साल तक जनता उनके यहाँ जाके हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। अच्छा। ये नेताओं की परिभाषा है। लेकिन भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी एक अपनी विचारधारा है और जयप्रकाश नारायण के विचारों पे चलने वाली पार्टी है और एक नई क्रांति इस देश में आने वाली है। वो उसका जो जिम्मेदारी मिलेगी, वो जिससे दायित्व लिया है, मतलब जो है वो दावा कर रही है, वो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी दावा कर रही है इस समय। अच्छा, लेकिन वहीं अगर हम बात करें भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, तो उन्होंने भी ये दावे किए हैं कि हरियाणा में हम तीसरी बार आएंगे और वहीं जम्मू कश्मीर में अपना परचम लहराएंगे। तमाम अन्य चुनावों में जहाँ पर वहाँ चुनाव होने हैं उन पर भी हमारी प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन जब तक चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल हम 2 ही राज्यों की बात करते हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उनका परचम लहराने का वो दावा दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके दावे किस हद तक कहाँ तक साबित होंगे? सही, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया। देखो क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने एनालिसिस करके अपने हिसाब से बोलता रहता है। अच्छा। आपने भी देखा होगा लोकसभा में भी इन्होंने दावा किया 400 पार। है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया ने दावा किया था, यदि भारतीय जनता पार्टी 250 पार कर देगी, मैं राजनीति जीवन से संन्यास ले लूंगा। अच्छा। और उनका दावा बिल्कुल 240 पे पार्टी सिमट के रहेगी। दावे करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से विचारधाराओं से फर्क पड़ता है। लेकिन सरकार तो बन गई ना भाजपा की। नहीं, वो अच्छी बात है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हम विरोध हम क्या है, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का ना कोई पदाधिकारी ना कोई कार्यकर्ता और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी विचारधाराओं पर चलने वाला कोई किसी को विरोध नहीं करता, सिर्फ अपनी बात करता है। सिर्फ जो है, हाँ, सिर्फ अपनी बात करता है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि आपके चुनावी जो मैदान में आप लोग कूदे हैं, इसमें किस हद तक आपको किस मुद्दों पर सफलता प्राप्त होंगी? प्रयास तो हम भी दावा कर सकते हैं कि बगैर जैसे आम पार्टियां अपना दावा पेश करती हैं, तो
तो हम भी कह सकते हैं कि बिगर हमारे योगदान से कि दोनों स्टेटों पे न जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अपनी बातों को रखा और बताया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो है इनका परिणाम, चुनावी परिणाम जो है अच्छा रहेगा और सरकार कुछ हद तक देखा जाए तो इनके साथ समर्थन से ही बनेगी, इनका ऐसा कहना है। आइए जानते हैं आगे की खबरों के लिए क्या वाकई में ऐसा कुछ हो पाएगा, ऐसा मुमकिन है या नहीं है, ये तो आगे आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी।